गाइस, वेलकम बैक टू इनिशिएटिव। हम लोग पावर शेयरिंग को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेजोरिटेरियन मॉडल को डील किया था और उसमें देखा था और समझा था कि मेजोरिटेरियन मॉडल को श्रीलंका ने अडॉप्ट किया और कैसे वहाँ वो कन्फ्लिक्ट प्रोन कंट्री बन गया और लास्ट में जाके वो सिविल वॉर का फेस ले लिया। हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बेल्जियम जो अपोजिट टोटली अपोजिट श्रीलंका मॉडल के एकोमोडेशन को अपनाया और उसने कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इन द कंट्री उसने स्टैब्लिश्ड की। बिफोर स्टार्टिंग द आवर टॉपिक पावर शेयरिंग, मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी को कोट किया है कि पावर टू द पीपल। तो इसके द्वारा गांधी जी चाहते थे कि जो पावर है वो लोगों के डोमेन में रहे रादर देन जो कंट्री के इलीट पर्सन है। जब मैं इलीट पर्सन कहता हूँ तो मतलब एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जगह लोगों के पावर रहे और कैसे लोग उस पावर को सोसाइटी को इनरिच करने के लिए मदद करें मदद करें और उस पर वर्क करके उसको अचीव करने की कोशिश करें। सो लेट स्टार्ट आवर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ बेल्जियम को फिर से एक बार देखेंगे और वहाँ के एकोमोडेशन मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग पावर शेयरिंग को समझेंगे, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है डेमोक्रेसी में और पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, एथनिक डाइवर्सिटी। अगर आप एथनिक डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बेल्जियम के मैप पे, तो आपको नॉर्दर्न साइड पे डच स्पीकिंग लोग मिलेंगे जो कितने हैं 59% वहाँ के टोटल पॉपुलेशन में से हैं। इट मीन्स कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं वहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं और फ्रेंच कम्युनिटी के जो लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, पार्डन, वो कितने हैं 40% है जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं। पर अब ब्रुसेल्स जो वहाँ का कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे देखेंगे जो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है मीन्स डच, वहाँ पे कैपिटल के विदिन में वो 20% है और जो फ्रेंच कम्युनिटी है वहाँ पे मेजोरिटी में है वो कितने हैं 80% है। और ये जर्मन स्पीकिंग जो पीपुल हैं वो टोटल पॉपुलेशन में 1% पॉपुलेशन है उनकी टोटल पॉपुलेशन में से। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ एकोमोडेशन प्रोसेस, हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि बेल्जियम के बैकग्राउंड क्या था। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वहाँ माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो पावरफुल थे और रिच भी थे कंपेयर टू डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी में थे। और जो डच थे वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे कंपेयर टू किसके, फ्रेंच स्पीकिंग। तो इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो सोसाइटी के विदिन जो कम्युनिटी थे उनके बीच में फ्रिक्शंस होने लगे और फ्रिक्शंस वो कन्फ्लिक्ट में बदलने लगे। और कन्फ्लिक्ट जो था वो 1950s से लेके 1960s तक चला। और ये जो फ्रिक्शंस था इसके कारण क्या हो रहा था कि वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होते जा रही थी। और वहीं अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो दोनों कम्युनिटी जो थे वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा प्रोन थे, कन्फ्लिक्ट प्रोन, क्योंकि वहाँ पे दोनों कम्युनिटी विद इन एक ज्योग्राफी में बहुत ही नज़दीक थे। रैदर देन अगर मैप पे देखें कि जो वो एक डिवाइड है और उस नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड था, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना उतना नहीं था। लेकिन विद इन ए कैपिटल देखें तो दोनों कम्युनिटी विद इन द कैपिटल रह रही थी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होना ज़्यादा था, ये लाजमी है। हम लोग मॉडल को जानने से पहले कि कैसे वहाँ के लीडर्स ने और विद इन द कम्युनिटी कैसे वहाँ के लोगों ने एकोमोडेशन प्रोसेस को अचीव किया, उससे पहले हम लोग एकोमोडेशन के डेफिनेशन को देखेंगे और एकोमोडेशन के डेफिनेशन को समझेंगे। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में TION लास्ट में शन शन दिखे तो इट मीन्स होता है कि ये प्रोसेस है, ये एक दिन में अचीव नहीं होगा, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसा है, टाइम टेकिंग है। और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें एकोमोडेशन को, तो एकोमोडेशन जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मीन्स चाहे वो माइनॉरिटी रहे चाहे वो मेजोरिटी रहे,
वो क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए एक विद इन जोग्राफिकल एरिया में किस लिए एक्यूमुलेट होंगे भाई, बेटर वे ऑफ लाइफ के लिए। और वो कैसे अचीव होगा, तो वो होगा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा उनका, सोशियो कल्चर रिकॉग्निशन करेंगे एक दूसरे के कम्युनिटी, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। और इसके थ्रू क्या करेंगे, वो एकोमोडेशन के प्रोसेस को अचीव करेंगे। तो हम लोग यहाँ आगे जो फर्दर स्लाइड्स होंगे उसमें देखेंगे कि कैसे बेल्जियम ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को या चेंजेस ला के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एकोमोडेशन को हासिल किया और अचीव किया। जब मैं एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम की बात करूँ तो वहाँ पे जो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया विद इन द कंट्री। वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ के लोग थे, जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक दूसरे के कल्चर डाइवर्सिटी को और रीजनल जो डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, उनको रिकॉग्नाइज किया। और इसके कारण क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे उसमें उन्होंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स किया और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया। और कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करके उन्होंने क्या क्या किया इसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने फर्स्ट जो था वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव। जब मैं एग्जीक्यूटिव का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं जो विद इन कंट्री जो पॉलिसीज़ को बनाता है, लॉ को बनाने के लिए लेजिस्लेशन के आगे देता है या पुट फॉरवर्ड करता है। तो उसमें एग्जीक्यूशन में क्या किया उन्होंने, जो मिनिस्टर्स थे उसमें डच और फ्रेंच कम्युनिटी के इक्विवेलेंट मेंबर्स को उन्होंने लाया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर 50 टोटल मिनिस्टर्स थे तो 50 में से 25 डच कम्युनिटी के थे और 25 फ्रेंच कम्युनिटी के थे। और उन्होंने इस थ्रू से वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स थे उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया दोनों कम्युनिटी से। फिर उन्होंने फर्दर्स जो हैं, जो वहाँ के स्टेट्स थे, जो कंट्री के विद इन में जो स्टेट्स हैं, उनको क्या किया, उन्होंने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ज़्यादा पावर दिया। ज़्यादा पावर देने का मतलब ये नहीं हो गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट था उससे ज़्यादा पावर दिया, लेकिन उनको पावर दिया गया। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि वो जो पावर है वहाँ से वो ड्राइव कर सके और उसमें वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर वो काम कर सके। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या किए, स्टेट गवर्नमेंट से अपना जो पावर था वो यहाँ पे एक डायरेक्शन में उन्होंने शेयर किया। फिर उन्होंने और ज़्यादा क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो पावर था उसको भी और ज़्यादा उन्होंने पावर को नीचे की ओर पहुंचाने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो कंसर्न कम्युनिटी से इलेक्टेड होता था और उनके पास कुछ उनको भी पावर दिए गए। और वो पावर कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू उनके पास उनके पावर थे। मीन्स कि जो भी अगर इस ढंग से अगर कोई भी इशूज़ एराइज होते थे या फिर कोई भी पॉलिसीज़ बनाना हो उनको, तो उनके पास वो पावर रहता था रैदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रुसेल्स में जो कम्युनिटी था वो 80 और 20%, मीन्स जो वहाँ डच स्पीकिंग लोग थे वो 20% थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो कितने थे, 80% थे। वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उस रीजन को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की। और उस ऑटोनॉमी के तहत उन्होंने क्या किया, एक सब सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जहाँ पे बोथ द कम्युनिटी से वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने फर्स्ट में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया कि डच और फ्रेंच कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया। और उसके बदले उनको क्या मिला, उनके बदले वो जो कैपिटल है वहाँ पे उनको इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मिला। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पावर शेयरिंग का डेफिनेशन को देखते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग विद इन द डेमोक्रेटिक। अगर हम लोग टॉपिक को ही देखें, पावर शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर शेयरिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पावर किसके विद इन द गवर्नमेंट। अब विद इन द गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो इट मीन्स हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट।
और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होते हैं। इसको मैं आगे भी फर्दर डिस्कस करूंगा। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स क्या हो गए? जैसे सोशल ग्रुप्स हो गए, सिविल सोसाइटी मूवमेंट हो गया, फिर प्रेशर ग्रुप हो गया, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। दिज आर द सोशल ग्रुप जो विद इन द कंट्री वो होती हैं। मैंने एक फार्मूला बनाने की कोशिश की है यहाँ पे पावर शेयरिंग का, जो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग द गवर्नमेंट और द सोशल ग्रुप। तो यहाँ पे आप एक ढंग से पावर शेयरिंग को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको याद करना है अगर आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पावर शेयरिंग के डेफिनेशन को देखा, और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंस है और क्यों इसकी ज़रूरत है। अगर देखते हैं तो इसको अगर डिज़ायरेबल का बात करें तो सबसे पहला है प्रूडेंशियलिज्म। प्रूडेंशियलिज्म होता क्या है? प्रूडेंशियलिज्म में कि आप कोई भी काम करते हो तो उसका लॉस एंड प्रॉफिट देखना पड़ता है। अगर किसी भी कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना है तो कितना लॉस है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कितना आपको लॉस हो रहा है और कितना उससे गेन हो रहा है। तो उससे के कारण क्या होता है कि जो सोसाइटी के विद इन है वो कन्फ्लिक्ट्स को वो इस ढंग से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि श्रीलंका के मॉडल के मेजोरिटेरियन मॉडल को अपनाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि गेन आपके बहुत मिनिमम है, लॉसेस कितने हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। सोसाइटी के विद इन तो आप मेजोरिटी कम्युनिटी को आप बेनिफिट दे दोगे, लेकिन वहाँ पे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? मेजोरिटी को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो वो भी नहीं मिलेंगे, ना माइनॉरिटी को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है और ये डिज़ायरेबल क्यों होता है, तो फर्स्ट है क्या कि प्रूडेंशियलिज्म। और प्रूडेंशियलिज्म के थ्रू हम लोग एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ला सकते हैं। सेकेंड वन इज मोरालिटी। अब पावर शेयरिंग मोरल क्यों है? मोरल होता क्या है? पहले हम लोग मोरल क्या होता है उसको समझते हैं। मोरालिटी जो है वो एक वर्च्यू होता है पर्सन का, वो उसको क्या बताता है कि क्या रॉन्ग है क्या नहीं रॉन्ग है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप दुकान पे खड़े हैं और वहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि डब्बा खोल के चोरी करने का सोचते हैं, तो वहाँ पे आपका मोरालिटी आपको बताता है कि ये रॉन्ग है या राइट है। या फिर रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आप ही पर्सन होते हैं, वो तो वहाँ पे आपका मोरालिटी आपको क्या कहता है कि आप पहले एम्बुलेंस को कॉल करें और जो पर्सन एक्सीडेंट में लिप्त है उनको आप हॉस्पिटल पहुँचाएं। ये आपका क्या है? मोरल वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी के लिए, ये आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी प्रकार जब हम डेमोक्रेसी के विदिन बात करते हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपुल। और रूल ऑफ द पीपुल में क्या होगा कि अगर आप पावर पीपुल्स को नहीं दोगे तो वहाँ क्या है कि जो लीडर्स हैं उनके लिए वो मोरालिटी का अवहेलना है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो लीडर्स हैं वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द सोसाइटी। अगर डेमोक्रेसी का अगर हम लोग डेफिनेशन अगर आप जानते होंगे, अगर क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो इसका मीनिंग होता है कि रूल ऑफ द पीपल मीन्स कि जो सिटीजन्स हैं वो विद इन द कंट्री वो क्या करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको आप पावर नहीं दोगे तो वो क्या है? मोरल नहीं होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। तो जो पावर है वो किनके साथ होना चाहिए? वो लोगों के साथ हो जाता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उनके लिए मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो जो पावर है, जो वो पावर एक्वायर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो फिर क्या करें? लोगों के साथ शेयर करें। और इसके कारण क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। और इसके कारण अगर फर्दर हम लोग देखेंगे कि तो समझेंगे कि ये टोटल प्रोसेस में जो सिटीजन है वो कंसल्ट हो रहे हैं कि कैसे वो उनको रूल्ड किया जाए। और इसके बिहाफ पे सिटीजन क्या करेंगे कि वो लिजिटमेसी प्रोवाइड करेंगे। अब मैंने फिर वर्ड यूज किया लिजिटमेसी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लिजिटमेसी को आप अगर समझना चाहें सिंपल वे में तो एक टाइप का कंसेंट है जो सिटीजन प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट को, और कि ये लॉफुल है और रिजनेबल है। और इसी लिजिटमेसी का जो पावर जो सिटीजन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, इसी का पावर को यूज करके जो गवर्नमेंट है उसको
फिर से वो जो भी कुछ पॉलिसीज और कुछ भी करना है तो वो पावर उस सोसाइटी पे एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कोविड-19 के सिचुएशन में हैं और यहाँ पे क्या है कि जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट को कि वो जो सोसाइटी के बिहाफ पे अगर कुछ उनको लगता है कि ये पॉलिसी वर्क करेगा तो वो गवर्नमेंट उसको इनेबल करती है, लॉकडाउन लगाती है और फिर लोग क्या करते हैं कि उसको रूल को फॉलो करते हैं। तो एक ढंग से ये देख रहे हैं कैसे ये एक सर्कुलर वे में काम कर रहा है विद इन द कंट्री। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे पावर शेयरिंग को मॉडर्न डेमोक्रेसी में अप्लाई किया जाता है। जब मैं मॉडर्न डेमोक्रेसी का बात करता हूँ तो ये 18th सेंचुरी ऑनवर्ड हमारे वर्ल्ड में थ्रू आउट ये मतलब देखने को मिलेगा। और जब ओल्ड डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो ये बहुत पहले आप वेस्टर्न कल्चर में जब ग्रीक सिटी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे जो था डेमोक्रेसी का फॉर्म वहाँ पे भी अप्लाई था, लेकिन वो जो डेमोक्रेसी था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। मीन्स कि एवरी सिटीजन वहाँ जो है वो कंसल्टेड होते थे। पर आज के टाइम में जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंस हो गया। आज के टाइम में हम लोग हर लोगों से किसी भी चीज़ के लिए हम लोग पूछ नहीं सकते हैं। हर कोई भी पॉलिसी बनाना है तो हर लोगों से हम लोग उसको आर्गुमेंट नहीं करते, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए वो रिलेटिवली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में कैसे पावर को डिवाइड किया जाता है या डिवीज़न होता है। जब हम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि सिर्फ वो लॉ को बनाती है और वहाँ पे जो लॉ बनता है वो किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव को, कि वो ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जब कोई लॉ बनता है तो उसको अपहोल्ड करना, मीन्स कि अगर वो लॉ बन रहा है तो वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं, जुडिशियरी क्या करता है उसको चेक करता है कि हाँ वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे या फिर कोई भी लॉ को तोड़ता है, कोई भी एक्स पर्सन लॉ को तोड़ता है तो जुडिशियरी क्या करता है उसको पनिशमेंट देता है। और पनिशमेंट के थ्रू क्या है, एक सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश करता है। या फिर कोई भी लॉ जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो इस ढंग से क्या होता है कि एक यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया जाता है विद इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे फायदे क्या होते हैं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर्बिटरी मैनर में एक्ट नहीं करता। अब आर्बिटरी मैनर में एक्ट करने का बात अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इसको एम्फेसिस ऐसे देखें कि जो मिडिवल पीरियड था वहाँ पे क्या था कि किंग्स जो थे वो टॉप पे होते थे और वही जो है एग्जीक्यूटिव का भी काम करते थे, लेजिस्लेटिव का काम करते थे और जुडिशियरी का काम करते थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो वो उनके पास क्या था वो कि वो कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना या बनाना, तो वहाँ पे उस ढंग से वो आर्बिट्ररी मैनर में एक्ट करके वो जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर सकते थे, रैदर देन वो फोकसिंग ऑन पीपुल्स। तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसी में नहीं वेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अवेलेबल होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी अवेलेबल होगा, या फिर कंट्री चाहे तो ये लोकल लेवल के गवर्नमेंट को भी इनेबल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बना के। फिर हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी और पंचायती में सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उस फ्रेमवर्क में उन तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इंडिया के केस में देखें तो इंडिया के केस में क्या है कि तीन लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट और थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट को आप स्टेट लिस्ट भी कह सकते हो। और इन तीनों के जो ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब कि अगर
जो लिस्ट में, अगर मान लीजिए कि यूनियन लिस्ट में समथिंग मेंशन है, जैसे डिफेंस, तो जो डिफेंस, जो इंडिया का डिफेंस का मैटर है वो कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट के अगर एग्जांपल ले तो लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में मेंशन है, तो वहाँ के विदिन के स्टेट के बाउंड्री के वो लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? वो देखेगी स्टेट की गवर्नमेंट। और वैसे ही पंचायत को भी इनेबल्स किए गए समथिंग राइट्स, जो राइट्स बोले या उनके पावर उनको दिए गए। वो पावर ऐसे थे कि एजुकेशन हो गया, या फिर वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गई, या फिर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर्स हैं उसके रिलेटेड जो पावर है वो किसको दिए गए? पंचायत में। तो यहाँ पे देख रहे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, वो कहाँ पे? डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स के साथ या विद इन। फिर हम देखते हैं कि सोशल ग्रुप कैसे, उन सोशल ग्रुप्स को भी पावर कैसे दिया जाता है। अगर सोशल ग्रुप्स के पावर का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं और उनको पावर दे देते हैं। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके थ्रू वहाँ पे क्या किया गया, जो कम्युनिटीज़ है उनको सम पावर्स दिए गए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो नागा नेशनल काउंसिल, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल और गैरो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, इनको क्या है कि ये अपने कम्युनिटी के बिहाफ पे ये कुछ फैसले लेते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी वहाँ पे बहुत सारे लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को उस एरिया में अप्लाई होने से उसको रोकती है। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट के थ्रू भी हम लोग माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी या फिर जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, किसमें? गवर्नमेंट में। तो हम लोग इंडिया के अगर बेस्ट एग्जांपल ले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है कि जो एसटीज हैं और एसटी हैं वहीं पे उस सीट पे वो इलेक्टेड हो सकते हैं रैदर देन जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस ढंग से क्या है कि इंडिया में भी कम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को ट्रैप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देने का कोशिश करते हैं। फिर जो लास्ट एस्पेक्ट्स है कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो एक वो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी के पास भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये पावर को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज या डाउन ट्राउडन किया जाता है। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो डेमोक्रेसी के में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। तो बेसिक फीचर्स में ही डेमोक्रेसी के क्या आता है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या इनेबल करती है कि एवरी सिटीजन को चॉइस है, अगर एक एक्स गवर्नमेंट है तो वाई अपोजिशन होगा, और बाद में जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वहाँ पे सिटीजन को इनेबल करता है कि चॉइस देता है कि आप चाहें तो वाई को, जेड को, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी आप इलेक्ट कर सकते हो। इसके थ्रू क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी चेक होता है, और जो सिटीजन के पास जो है वो एक ऑप्शन के रूप में होता है। और वहाँ से क्या होता है कि जो पावर है वो एक हैंड में नहीं होके वो सर्कुलेटिव वे में एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास जाने लगता है। और इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इंडिया के केस में देखें कि जो डिफरेंट रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तमिलनाडु के सम सम रीजन को वो रिप्रेजेंट करेंगे, फिर स्टेट के कुछ पार्टीज होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। इवन तक वो जो पार्टीज होती हैं वो आइडियोलॉजिकल और सोशल ग्रुप के बेसिस पे वो डिवाइडेड होती हैं, और वो रिप्रेजेंट करती हैं कहाँ? विद इन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो बीजेपी हो गया, फिर कांग्रेस हो गया, या फिर सीपीएम कह लो, आम आदमी पार्टी कह लो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल है। और फिर हम लोग डेमोक्रेसी में एक प्रेशर ग्रुप भी होता है, और प्रेशर ग्रुप को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो क्या होता है कि प्रेशर ग्रुप जो होता है वो एक ढंग से ग्रुप्स होते हैं जो फॉर्मुलेटेड होते हैं। वो क्या करते हैं?
अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं या फिर डिफेंड करते हैं विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अगर एग्जाम्पल देखें तो भारतीय किसान यूनियन क्या करती है, जो किसानों का जो हित है उसको वो प्रमोट करती है, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट किसानों के हित के अपोजिट फैसला लेती है तो वहाँ पे वो किसानों के लिए डिफेंस का काम करती है। डिफेंस का मतलब वो उनको डिफेंड करती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ये क्या करती है, इंडस्ट्रीज के जो पॉलिसीज हैं वो प्रो गवर्नमेंट को क्या चाहती हैं कि वो इनेबल करती है कि इंडस्ट्री के प्रो काम हो, और वो अपने इंटरेस्ट को भी वहाँ पे वो डिफेंड करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगर सिविल सोसाइटी का बात करें तो सिविल सोसाइटी जो है एक ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बिटवीन होता है, और ये क्या करता है कि ये दोनों के लिए कंसेंट जनरेट की कोशिश करने की कोशिश करता है, स्टेट के लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के थ्रू जो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैं उनके एक पार्टिकुलर गोल को अचीव करने की भी इनका काम रहता है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो चिपको मूवमेंट में क्या था कि इन्वायरमेंट बेस्ड इशू पे ये मूवमेंट चलाया गया था, और इसके थ्रू जो प्लांट्स थे उनको डिग्रेडेशन होने से बचाया गया। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे के द्वारा मूवमेंट चलाया गया, उसमें क्या था कि इंडिया के जो करप्शन थे उसको वो चेक करने के लिए वो मूवमेंट चलाया गया। वैसे ही पीस मूवमेंट का बात करें, फिर ब्लैक लाइव्स मैटर जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो मूवमेंट वर्ल्ड में अराउंड चल रहा है, तो इस ढंग से हम लोग देखें कि कैसे पावर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी के पास भी अवेलेबल होता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पावर शेयरिंग को एक ढंग से सम अप कर दिया। बिफोर सम ऑफ द थिंग्स हम लोग कुछ कोड्स को देखेंगे। जैसे में फर्स्ट है नॉलेज इज पावर, जो माइकल फूको ने कहा। इसका मतलब क्या होता है कि आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिसके पास नॉलेज है सोसाइटी के विद इन, वो क्या है, पावरफुल पर्सन है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले कि जैसे कि जो विद इन द कंट्री देखे जो लोगों के पास नॉलेज है, अगर जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास क्या है, नॉलेज है, कंपेयर टू किसके, हमारे ज़्यादा है उनके पास नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी के ऊपर रूल करते हैं। फिर आप अमेरिका और इंडिया के बीच में अगर डिवीजन देखें तो अमेरिकन जो पीपल्स हैं या फिर जो इंडियन यहाँ से जाके वहाँ नॉलेजेबल पर्सन जाके वहाँ पे बस जा रहे हैं, माइग्रेट हो जा रहे हैं, तो उनके पास नॉलेज है और वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार इंडिया के जो विद इन कंट्री में लोग हैं वो भी अपने नॉलेज के थ्रू इंडिया को एक अचीव कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्रूटफुल रहे इंडिया के सोसाइटी के लिए और वो बेनिफिट करे। तो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में हम लोग देखेंगे कि नॉलेज जिसके पास है विद इन द सोसाइटी, आप गौर कीजिएगा वो पावरफुल है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, हैना एरेंट का सबसे बेस्ट कोट है कि पावर रिप्रेजेंट एक्टिंग इन कंसर्ट। कंसर्ट क्या होता है कि जैसे जो पार्टी चलते हैं जहाँ पे 20 लोग एक साथ इकट्ठा हैं तो वहाँ पे उसी को बोलते हैं हम लोग कंसर्ट। और जब पावर का बात करें इट मीन्स कि क्या, जब अगर 100 आदमी मिलके अगर किसी भी चीज़ को रेज करते हैं तो वो क्या है, जो पावर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उन लोगों के पास पावर लाई कर रहा है। तो हैना एरेंथ का कहना है कि पावर ना कि किसी और लोगों के पास है, जैसे जो नेता हैं या कोई भी सोसाइटी में विद इन डिफरेंट लोग हैं उनके पास नहीं है। अगर समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ किसी भी चीज़ के लिए मांग करें तो उनके पास पावर है। पर गांधी जी का कहना है कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल और पावर टू द पीपल। मीन्स कि जो रियल पावर है वो किन के पास है, लोगों के पास है। इट मीन्स कि जो विद इन द डेमोक्रेटिक सेटअप जो सॉवरनिटी है वो किसके साथ लाइज करती है, वो लोगों पीपल्स के साथ लाइज करती है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।